हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये है 18 थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, और वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस बेस्ड है नीलेट ओ लेवल और ट्रिपल सी के सिलेबस पर, और ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सभी एग्जाम्स के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक, और टॉपिक का नाम है बूटिंग एंड इट्स टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये टॉपिक डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेस के अंदर। कल बात कर रही थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो अगर कोई डाउट है आपको इनमें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आज हम बात करेंगे यहाँ से, देखो बूटिंग आज हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे फर्दर। तो होती क्या है बूटिंग, यहाँ पे समझते हैं। देखो, बूटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। आप देखते हो जब भी आप स्टार्ट करते हो कंप्यूटर को तो वो कुछ टाइम लेता है स्टार्ट होने में। उस टाइम में क्या होता है, आपकी बूटिंग हो रही होती है। अब बूटिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे, व्हेन द CPU इज फर्स्ट स्विच्ड ऑन इट हैज़ नथिंग इनसाइड द मेमोरी। जब आप CPU को पहली बार स्विच ऑन करते हो, उसका बटन प्रेस करते हो, उस टाइम पर मेमोरी मतलब रैम के अंदर, यहाँ पे मेमोरी का मतलब क्या है, रैम। रैम के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो एकदम खाली होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द कंप्यूटर लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम into the main memory and then computer is ready to take commands from the user। ठीक है, तो बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपके मेन मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराया जाता है। ठीक है, तभी आपका कंप्यूटर क्या होता है, यूज़र से कमांड्स लेने के लिए प्रिपेयर हो पाता है। और फर्दर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बूटिंग के बारे में। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें बूटिंग क्या है, तो बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेन मेमोरी के अंदर, जिससे कंप्यूटर रेडी हो पाता है यूज़र की कमांड्स को लेने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। बूटिंग के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, देखो बूटिंग हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब बूटिंग का प्रोसेस होता है। दिस हैपन्स व्हेन वी टर्न्ड ऑन द पावर और द कंप्यूटर रीस्टार्ट। तो दो बार आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो। कैसे, एक बार तो जब आप सिस्टम को ऑन कर रहे हो, और एक बार जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हो। तो दोनों ही केस में क्या होता है, बूटिंग होती है। नेक्स्ट इज देखो द सिस्टम बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बायोस की फुल फॉर्म डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मेक्स द पेरिफेरल डिवाइसेस एक्टिव। तो बायोस का काम क्या होता है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उन्हें एक्टिव करता है कौन, बायोस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है। तो अलग अलग वर्किंग के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन डिवाइस को हम हटा देंगे तब भी कंप्यूटर अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी नहीं छोड़ेगा, वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इन सब डिवाइसेस को एक्टिव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायोस। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्दर इट रिक्वायर्स दैट द बूट डिवाइस लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी। तो बायोस का काम क्या होता है कि वो पेरिफेरल डिवाइस को एक्टिव करती है, और जो बूट डिवाइस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेन मेमोरी मतलब रैम के अंदर। तो यहाँ पे बूट डिवाइस से मतलब क्या है, अभी बात करते हैं बूट डिवाइस के बारे में। देखो एक मिनट,
तो बूट डिवाइस जो होता है ना वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेन मेमोरी के अंदर। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ बूटिंग। अब बूटिंग जो आपका प्रोसेस है वो भी फर्दर स्टेप्स में डिवाइडेड है, इन सभी स्टेप्स से मिलके बनता है बूटिंग प्रोसेस। बेसिक स्टेप्स कौन से हैं? पहला है द स्टार्टअप, ठीक है, पहले स्टार्ट होता है। इसके बाद है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अगेन इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, पोस्ट की फुल फॉर्म यहाँ से पूछी जाती है, पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखो, आपने देखा होगा जब भी आप ऑन करते हो अपना कंप्यूटर तो आपके सभी डिवाइस के अंदर लाइट ब्लिंक होती है, चाहे वो आपका सीपीयू हो, चाहे वो आपका हो कीबोर्ड माउस। तो इसका मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये चेक करता है कि जो पावर जा रही है वो प्रॉपरली डिवाइस के अंदर पहुंच रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये सब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के अंदर। इसके बाद है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस। इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर है लोडिंग सिस्टम यूटिलिटीज़। इसका मतलब क्या है? वो इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज और प्रोग्राम एंड फाइल्स जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। इसके बाद है यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो इन सारे स्टेप्स से मिलके बनता है बूटिंग का पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर आपको बूटिंग प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इस टाइप से बूटिंग के दौरान आपके स्क्रीन पर ये ऐसे आता है, ठीक है, ये इंटरफेस आपको दिखता है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे बूट डिवाइसेस के बारे में। क्या होते हैं बूट डिवाइसेस, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखो, बूटिंग कैन बी डन आइदर थ्रू हार्डवेयर प्रेसिंग द स्टार्ट बटन और बाय गिविंग द सॉफ्टवेयर कमांड्स। तो बूटिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो आपने हार्डवेयर से करनी होती है बूटिंग, या फिर आप सॉफ्टवेयर कमांड से भी बूटिंग कर सकते हो। तो हार्डवेयर से कैसे करेंगे? मतलब आपने स्टार्ट बटन प्रेस किया है तो वो आपकी हो गई हार्डवेयर के थ्रू बूटिंग, और या फिर आप सॉफ्टवेयर कमांड्स देकर भी बूटिंग कर सकते हैं। क्लियर? Therefore, a boot device is a device that loads the operating system. तो boot device वो डिवाइस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। कहाँ पर? रैम में, मतलब मेन मेमोरी के अंदर। मोर ओवर इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस एंड फाइल्स विच स्टार्ट द कंप्यूटर। तो बूट डिवाइस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और फाइल्स होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज, देखो एग्जाम्पल्स आर द हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके? बूट डिवाइसेस के। हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव बोलो, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड सीडी ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। अमंग देम द हार्ड ड्राइव इज़ द मोस्ट यूज्ड वन। तो इसमें से हार्ड ड्राइव जो होती है वो सबसे ज़्यादा बूट डिवाइस के तौर पर यूज़ करी जाती है। आप देखते भी हो आपके पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करा जाता है, और जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो उस टाइम पे हार्ड डिस्क से उठकर आपका ओएस कहाँ आता है? मेन मेमोरी के अंदर। तभी आपका कंप्यूटर प्रॉपरली स्टार्ट होता है और यूज़र से कमांड एक्सेप्ट कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अगर सीपीयू को कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करवानी है तो उसको सबसे पहले आना पड़ेगा रैम के अंदर। जब तक वो रैम में नहीं आएगा आपका कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं कर पाएगा सीपीयू। इसीलिए सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही रैम में आता है, उसके बाद आप फर्दर अपने प्रोग्राम्स वगैरह डालना स्टार्ट करते हो रैम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे बायोस के बारे में। तो बायोस का एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब देखो, इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका मेन काम क्या है? सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को एक्टिव करना, और ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, कि वो प्रॉपरली काम करे। फर्दर इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टार्ट एंड इनिशिएट द वर्किंग ऑफ ऑल डिवाइसेस ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। तो जब बूटिंग चल रही है उस टाइम पर किस टाइप से डिवाइसेस की वर्किंग को इनिशिएट या फिर स्टार्ट करना है, इसके लिए हेल्प करता है बायोस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बायोस के बारे में आइडिया होना चाहिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। वहाँ पर आपको आपकी थ्योरी ही हेल्प करेगी एग्जाम में क्वेश्चन मार्क करने में। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूटिंग के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है,
तो मैं सिर्फ आपको वही पढ़ा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर, कुछ भी एक्स्ट्रा हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। आप देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग की 2 टाइप्स होती है, पहला है कोल्ड बूटिंग एंड दूसरा है वार्म बूटिंग। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, अ कोल्ड बूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड बूट, ठीक है। कोल्ड बूट को हम क्या बोलते हैं, हार्ड बूट भी कहते हैं, इसे हार्ड बूटिंग भी कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस व्हेन वी फर्स्ट स्टार्ट द कंप्यूटर। तो जब पहली बार आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपका कंप्यूटर रेस्ट पे रखा हुआ है, आपने स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पर क्या होगा, कोल्ड बूट या फिर हार्ड बूटिंग होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कोल्ड बूटिंग के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कोल्ड बूटिंग। अ कोल्ड बूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड बूट। तो कोल्ड बूट को आप हार्ड बूट भी कह सकते हो या फिर कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, इट इज़ द प्रोसेस व्हेन वी फर्स्ट स्टार्ट द कंप्यूटर। तो कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जब आप पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो। पहली बार का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, इन अदर वर्ड्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट बाय प्रेसिंग द पावर बटन इज कॉल्ड क्या, कोल्ड बूट। देखो, आपका कंप्यूटर रेस्ट पे रखा हुआ है, आपने उसे ऑन कर दिया। इनिशियल स्टेट पे जब आप इसे ऑन करोगे, कैसे ऑन करते हैं, पावर बटन को प्रेस करके, उस टाइम पे जो प्रोसेस चलेगा उसे बोलेंगे कोल्ड बूटिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कोल्ड बूटिंग को। सबसे पहले देखो यहाँ पे, अ कोल्ड बूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ड बूट, ठीक है। तो कोल्ड बूट का एक और नाम है हार्ड बूट, या फिर आप कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कह सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस व्हेन वी फर्स्ट स्टार्ट द कंप्यूटर। तो जब आप पहली बार सिस्टम को ऑन करते हो उसे बोलेंगे क्या, कोल्ड बूटिंग। अब पहली बार का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो, इन अदर वर्ड्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट। आपका सिस्टम जो है, आपका जो कंप्यूटर है वो अपना रेस्ट पे है, आपने जाके पावर बटन को प्रेस करके उसे ऑन कर दिया, तो आपने उसे इनिशियल स्टेट से ओपन किया है, ऑन किया है। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। क्लियर हो गया। The instructions are read from the ROM and the operating system is loaded in the main memory। तो instructions को read करते हैं ROM में से, मतलब read only memory से, और operating system आपका boot device load करता है कहाँ पर, main memory के अंदर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे warm booting के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे warm booting क्या है, वार्म बूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट बूट। तो वार्म बूट को सॉफ्ट बूट भी कहते हैं और वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग कह सकते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू व्हेन वी रीस्टार्ट द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तब जो प्रोसेस रन होता है उसे बोलते हैं क्या, वार्म बूटिंग। हेयर द कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। तो रीस्टार्ट के टाइम पे कंप्यूटर को इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होने की ज़रूरत नहीं होती है। When the system gets stuck sometime, it is required to restart it while it is on। जब आप काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कई बार ऐसा होता है कि आपका सिस्टम स्टक हो जाता है, उस टाइम पे आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रीस्टार्ट करते वक्त आपका सिस्टम तो पहले से ही ऑन होता है, तब आप रीस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इनिशियल स्टेट से कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, ठीक है। Therefore, in this condition, the warm boot takes place। तो इस केस में क्या होता है, वार्म बूटिंग होती है और रीस्टार्ट बटन या फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट कीज का इस्तेमाल करके आप वार्म बूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और कोल्ड बूटिंग का एक और नाम है, याद कर लो, बूट स्ट्रैपिंग भी कोल्ड बूटिंग को कहते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग, कई बार आपसे ये टर्म भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे बूटिंग का कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे डीवीडी के बारे में। तो 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क। तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे इन टॉपिक्स को भी, और इसके बाद कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। क्लियर हो गया। कल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर आपको बताऊंगी
बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम का कल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं डीवीडी के बारे में। तो कुछ इस टाइप से डीवीडी दिखती है, आपने देखा भी होगा। अब देखो, इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसकी दो फुल फॉर्म होती है, जो भी फुल फॉर्म आपको एमसीक्यू में मिलेगी आप उसे टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आती है, बट जो भी आएगी आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी की फुल फॉर्म वीडियो भी होती है और वर्सेटाइल भी होती है। अधिकतर ये वाली फुल फॉर्म देखी गई है, बट कई बार ये वाले भी आ जाती है, ठीक है। अब देखो, अ डीवीडी और डीवीडी रोम इज अ डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट मोर डेटा देन अ स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आप जानते हैं, ये बात मैंने पढ़ाई है आपको पहले भी, कि कॉम्पैक्ट डिस्क से ज़्यादा इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की। DVDs are widely used for storing and viewing movies and other data। तो DVDs का जो मेन यूज़ हुआ था वो किस लिए हुआ था, आपके मूवीज़ को देखने के लिए और स्टोर करने के लिए। इसके साथ साथ जो आपके बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए DVD का यूज़ करना स्टार्ट हुआ था। द पिक्चर ऑफ द मैट्रिक्स DVD मूवी डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द DVD मूवी, ठीक है। अब देखो, DVD ROM drives that utilize these discs were first sold in 1997। तो 1997 में सबसे पहले DVD ROM drives सेल होना स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। हाउ मच डेटा कैन अ DVD होल्ड, DVD के अंदर कितना अमाउंट ऑफ डेटा आ सकता है, क्या इसकी कैपेसिटी है। तो DVDs हैव डिफरिंग कैपेसिटीज़। तो DVDs की अलग अलग कैपेसिटी होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। हमें याद करना पड़ेगा कैपेसिटी कितनी कितनी होने वाली है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन DVDs इज द सिंगल साइडेड सिंगल लेयर डिस्क। तो आपको क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स मिलेंगे, सिंगल साइडेड सिंगल लेयर डिस्क की कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितनी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे 4.7 GB तक डेटा ये होल्ड कर सकता है। कौन सा, सिंगल साइडेड और सिंगल लेयर डिस्क DVD। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द सिंगल साइडेड डबल लेयर डिस्क। सिंगल साइड है लेकिन डबल लेयर डिस्क है, इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग बिटवीन 8.5 से 8.7 GB ऑफ डेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। DVD से अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो आता है फुल फॉर्म से या फिर आता है कि किस DVD की कितनी कैपेसिटी होती है। तो सिंगल साइडेड तो है लेकिन यहाँ पे डबल लेयर है, तो इसमें 8.5 से 8.7 GB तक डेटा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इसके बाद है द डबल साइडेड सिंगल लेयर डिस्क। यहाँ पे है डबल साइड है लेकिन सिंगल लेयर डिस्क है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 9.4 GB है। अब इसके बाद लास्ट क्या है, देखो, ऑल्दो रेयर द डबल साइडेड है लेकिन डबल लेयर डिस्क है, इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग 17.08 GB। तो आपको ये कैपेसिटीज़ याद करनी होगी बिकॉज डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो, ये रहा क्वेश्चन। देखो, अ DVD हैविंग 1 स्लाइड एंड 1 लेयर कैन यूजुअली होल्ड डेटा अप टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक स्लाइड है और एक लेयर है, तो यहाँ पे ये कितना डेटा होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 4.7 GB। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या है, अ फ्लॉपी डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो नोन एज फ्लॉपी डिस्केट, फ्लॉपी और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्केट भी कहते हैं, फ्लॉपी भी कहते हैं और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। कुछ इस टाइप से फ्लॉपी डिस्क दिखाई देती थी। ठीक है, अब देखो, इट इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डेटा सच एज कंप्यूटर फाइल्स इन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करते थे जैसे कंप्यूटर फाइल्स को। इट वॉज अ प्राइमरी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम यूज इन द कंप्यूटर्स विच कुड बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इफ़ नीडेड। तो जब बात करें फ्लॉपी डिस्क की, तो जब पहली बार इसको यूज़ किया गया था तो उस टाइम पर ये सबसे
प्राइमरी क्या था, रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम था, जिसमें आप डेटा को स्टोर करने के बाद कंप्यूटर से रिमूव भी कर सकते थे जब आपको इसकी ज़रूरत है तब, ठीक है। अब देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी डिस्क, इसे मिनी डिस्क भी कहते थे। This is an expensive secondary storage device which was made by IBM. IBM की फुल फॉर्म क्या होती है आपको मैंने बताया था कल की क्लास में। तो इसे किसने बनाया है, IBM ने बनाया था। कौन से ईयर में, 1967 में। It was a portable storage device that used to read write in the computer. तो ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस था। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। पोर्टेबल का मतलब है ईजिली इसे हम पोर्ट कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, मतलब यहाँ से हमने डेटा को स्टोर किया और निकालने के बाद किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाकर डेटा को वहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इससे हम क्या कर सकते थे, बिटवीन द कंप्यूटर डेटा एक्सचेंज कर सकते थे। तो ये आपका एक्सपेंसिव पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस था। नेक्स्ट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 8 इंच फ्लॉपी डिस्क वॉज 80 KB। तो 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती थी, 80 KB। देन इट्स लेटर वर्जन्स लाइक 5.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, इसकी होती थी 1.2 MB स्टोरेज कैपेसिटी एंड 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की होती थी 1.44 MB स्टोरेज कैपेसिटी विच केम इन 1987। तो ये 3 पॉपुलर वर्जन्स थे फ्लॉपी डिस्क के, 8 इंच, 5.5 इंच एंड 3.5 इंच। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्या कैपेसिटी है, तो 80 KB है। 5.5 इंच की क्या है, 1.2 MB है। और 3.5 इंच की क्या होती है, 1.44 MB। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला 1.44 MB, तो पता नहीं कितनी बार मैंने एग्जाम में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को। तो यहाँ पे पार्ट से ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या है, द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। दीज पार्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा ऑन द फ्लॉपी डिस्क। तो ये सभी पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क के अंदर रीडिंग और राइटिंग हो पाती है डेटा की। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लॉपी डिस्क के, तो यहाँ पे है पेपर रिंग, शटर, मैग्नेटिक डिस्क, हाउसिंग, हब, प्लास्टिक फ्लैप, हब दोबारा से आ गया, ओके, राइट प्रोटेक्ट टैब। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं हाउसिंग, ठीक है। इसे बोलते हैं अंदर क्या है, ये पेपर की रिंग है। ये है आपकी शटर, दिस इज मैग्नेटिक डिस्क, इसे बोलते हैं हब। ये है स्प्रिंग, यहाँ पे है प्लास्टिक फ्लैप, इसके बाद ये है पेपर रिंग एंड दिस इज राइट प्रोटेक्ट टैब। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क। तो यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क का पार्ट नहीं होता आपको वो बताना है। तो एक्चुएटर है, पेपर रिंग है, मैग्नेटिक डिस्क और शटर। तो शटर तो होता है, मैग्नेटिक डिस्क भी होता है और पेपर रिंग भी इसका पार्ट है, लेकिन एक्चुएटर क्या होता है, ये आपका होता है हार्ड डिस्क का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक्चुएटर नहीं होता है यूज़ में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। और जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लॉपी डिस्क के वर्जन से आपको बता दिया है, 8 इंच, 5.5 इंच एंड 3.5 इंचेस, ठीक है। हालांकि 5.5 ना होके 5.25 है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ, ये 5 पॉइंट कितना है, 25 है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क ऑफ डिफरेंट साइजेस केम इनटू द मार्केट विच डिसअपीयर्ड फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू नॉट बीइंग यूज्ड ओवर टाइम। तो फ्लॉपी डिस्क के बहुत सारे साइजेस मार्केट में अवेलेबल थे और बाद में ये सब डिसअपीयर होने लग गए मार्केट से, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली थे, इसलिए यूज़र्स इन्हें यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इंच ड्राइव भी आती थी, 5 इंच ड्राइव, 3 इंच ड्राइव एंड जिप ड्राइव्स।
तो 8 इंच ड्राइव के बारे में पहले बात करेंगे। देखो 8 इंच फ्लॉपी डिस्क केम इन द 1970s में आई थी, दैट कुड ओनली रीड। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करके डेटा को रीड कर पाते थे। हाउएवर लेटर वर्जन्स ऑफ 8 इंच फ्लॉपी डिस्क कुड बोथ रीड एंड राइट डेटा। इसके बाद जो अलग अलग वर्जन्स आए 8 इंच ड्राइव के, उसके अंदर डेटा को रीड और राइट दोनों करने की कैपेबिलिटी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 5 इंच ड्राइव के अंदर। तो 5 इंच मतलब बेसिकली 5.25 इंची है। तो 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स बिगेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन 1976 में ये आ गए थे, एंड द फर्स्ट वर्जन वॉज रिलीज्ड इन 1978 में आ गए थे, रिलीज मार्केट में आ गए थे, with a storage capacity of 160 KB, which was later increased from 360 KB to 1.2 MB तक इसे इंक्रीज कर दिया गया था। तो यहाँ पे अगर आपसे 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी पूछेंगे तो आप लगाओगे क्या, 1.2 MB, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। यहाँ बताया ना ये चीज़ मैंने आपको, तो यहाँ पे 1.2 MB इसका आंसर आएगा, बिकॉज लेटर इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करा गया था, ठीक है। These floppy diskettes were generally widely used in PCs in the 1980s and ceased to be used in the early 1990s. Clear? बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे 3 इंच ड्राइव के बारे में। तो 3 इंच बेसिकली क्या है, 3.5 इंचेस ही है। द 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वॉज क्रिएटेड बाय IBM इन 1984 विद एन इनिशियल डेटा स्टोरेज ऑफ 720 KB। इसकी क्या थी, इनिशियल स्टोरेज कैपेसिटी थी, लेकिन इसे बढ़ाया गया कितना, 1.44 MB तक। तो आपको 3.5 इंचेस के लिए यही याद करना पड़ेगा। फ्लॉपी डिस्क विद 1.44 MB ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी वर मोस्टली यूज्ड इन 1990 में इसका बहुत इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जिप ड्राइव इन द मिड 1990s, जिप ड्राइव्स अराइव्ड दैट वर मेड बाय लोमेगा कॉरपोरेशन। तो इसे बनाया किसने, लोमेगा कॉरपोरेशन ने बनाया, ठीक है। The use of zip drives was very limited because they were expensive. They did not become very popular due to its expensiveness. ठीक है, तो ये बहुत महंगे थे, इसलिए इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, इनका बहुत लिमिटेड ही यूज़ करा गया। तो एग्ज़ाम में फ्लॉपी डिस्क से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे आपको जो याद करना है ना, वो ये याद करना है, देखो यहाँ पे फिर से सुन लो, जो 8 इंच आपकी फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी है कितनी, 80 KB, याद कर लो। इसके बाद जो 5.25 इंचेस है उसकी कैपेसिटी है 1.2 MB, और जो है 3.5 इंचेस इसकी कैपेसिटी है 1.44 MB। लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे बात करेंगे अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके लिए, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जो आपको होमवर्क में आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग, द वे अ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स, कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, या फिर द वे अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ऑपरेट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज असेंबलर क्या होता है, तो अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एग्जीक्यूशन। वो प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम्स को मेमोरी में रखते हैं और एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन्हें बोलते हैं असेंबलर क्या, नो। नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेट द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर क्या, देखते हैं। इसके बाद अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बिल्कुल गलत है ये भी। इसके बाद है is a program that appears to execute a source program as if it were a machine language, ये भी गलत है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है
जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो यूज़ करती है निमोनिक्स का, ठीक है। तो निमोनिक्स जैसे कि आपका ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ADD ऐड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं SUB सब। इस टाइप से यहाँ पे निमोनिक्स के हेल्प से डेटा को हम कैलकुलेट कर पाते थे, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन टाइम शेयरिंग होता है, मल्टी यूज़र होता है, मल्टी टास्किंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000, MS DOS या फायरफॉक्स। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली रियल टाइम एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है? बैच सिस्टम है, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है, रियल टाइम सिस्टम या फिर टाइम शेयरिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज द प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर बाय लोडिंग द कर्नल इज नोन एज। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसीजर जब आपका कर्नल लोड होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग ऑफ कर्नल, बूटिंग द सिस्टम, लोडिंग द API या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कर्नल क्या होता है पहले ये समझ लो। कर्नल आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये होता है हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है कर्नल। कर्नल वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। सभी जो आपकी सिस्टम कॉल्स होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है, तो वो होता है कर्नल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लोडिंग द कर्नल बोलो या फिर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन और ये वाला भी आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद डैश ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट अ टाइम, मीन वाइल ऑल अदर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द प्रोसेसर। तो किसका इस्तेमाल करके हम सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक टाइम पर और बाकी सारे प्रोसेस वेट करेंगे प्रोसेसर मतलब CPU के लिए? विद डैश मोर देन वन प्रोसेस कैन बी रनिंग साइमल्टेनियसली ईच ऑन अ डिफरेंट प्रोसेसर। किसका इस्तेमाल करके एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं अलग अलग प्रोसेसर पे? तो अगर आपने कल की क्लास देखी है तो इसका आंसर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके आंसर क्या होंगे? मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे पहला डैश है तो ये वाला इसका आंसर बन सकता है और सेकंड डैश का आंसर सेकंड वाला होगा। इसके अलावा ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग और यूनी प्रोसेसिंग, इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, देन यूनी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट्स अप एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन इज। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया है एक ऐसा सिस्टम प्रोग्राम जो क्या करता है आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को सेटअप करता है मेन मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब ये मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स को ला के रखता है ताकि CPU इसे यूज़ कर सके। तो इसे क्या बोलते हैं? ये एक सिस्टम प्रोग्राम है। इसे बोलेंगे असेंबलर, लिंकर, लोडर या फिर कंपाइलर। तो इसे बोलते हैं क्या? लोडर बोलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तो लोडर क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को प्रिपेयर करता है और सेट करता है मेन मेमोरी के अंदर और इसके बाद इसको रेडी करता है एग्जीक्यूशन के लिए। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था? 1948 में, 1949 में, 1950 या फिर 1951? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C 1950 इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछते हैं कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था तो वो कौन सा होगा? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द सर्वर? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन करता है? बैच OS, डिस्ट्रीब्यूटेड OS, रियल टाइम या फिर नेटवर्क? होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप डेफिनेटली कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं, ठीक है।
तो यहाँ मैंने आपको फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बस आपको मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। आपको इन 6 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में, और आज है लेटर जे की बारी, ठीक है। इससे पहले सभी लेटर्स हम कवर कर चुके हैं, तो लेटर जे से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट इज JPEG। फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये आपकी। आप देखते भी हो कि ये एक इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है, और बहुत ही पॉपुलरली इसे यूज़ किया जाता है, और इसे हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है ये। इसके बाद है नेक्स्ट इज JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जावा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद JS का होता है मतलब जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद JSP, जावा सर्वर पेजेस, एंड देन JUG, जावा यूज़र ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, JPEG की फुल फॉर्म और JRE की फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे यही इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म बनती है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की PDF है वो आपको मिल जाएगी कल तक टेलीग्राम पे, ठीक है। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और जो इससे पहले की सभी क्लासेस हुई हैं उसकी एक कंबाइंड PDF पड़ी है टेलीग्राम पे, और नंबर सिस्टम चैप्टर की अलग से कंबाइंड PDF है टेलीग्राम पे ही, ठीक है। और इसकी PDF मैं कल तक डाल दूँगी टेलीग्राम पे। अगर क्लास अच्छी लगी तो सभी को शेयर करो ताकि सभी को अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल स्टार्ट करेंगे C प्रोग्रामिंग। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को बता दो कि जिनको भी C प्रोग्रामिंग करनी है वो यहाँ पे जुड़ जाएं, बिकॉज C प्रोग्रामिंग आपको 9 से 12 नंबर एग्ज़ाम में दिला सकता है। तो मैं C प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, और जो O लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, और R4 रिवीजन है उनका, तो वो इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। उनका O लेवल एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा C प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।